मैं बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी को, डायरेक्टर सिमिज को, कि वो स्वागत संबोधन करें एवं लोगों को इस कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में, सिमिज परिवार के बारे में बताएं। प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। छात्रों के साथ साथ सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूं हमारे संस्थान के सभी पैट्रॉन्स का, यानी हमारे सिमिज में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों का। हम बहुत स्वागत करते हैं यहाँ आए आज सभी अभिभावकों का। कई बार जब अभिभावक संस्थान में अपने छात्र की समीक्षा, उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए आते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है कि इस तरह का कुछ एक ऐसा आयोजन होना चाहिए जहां पर समग्र रूप से हम अपनी सोच को, हम अपने विचार को और किस तरह की परंपरा, किस तरह के अपब्रिंगिंग, किस तरह का प्रशिक्षण हम देना चाहते हैं छात्रों को और उसमें क्या कुछ सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं अभिभावकों की तरफ से, इसको लेकर के एक संवाद होना चाहिए। और पिछले साल 12 मई 2012 को हमने एक आयोजन किया था। उस दिन 12 मई को मातृत्व दिवस मनाया जाता है, मदर्स डे का उस दिन आयोजन होता है। तो हमने पहली बार, और जनरली कॉलेज में, जहाँ हायर एजुकेशन के संस्थान है, ये कॉलेज में मदर्स डे या फादर्स डे या पेरेंट्स डे को मनाने का, को सेलिब्रेट करने का चलन नहीं रहता है। ये स्कूल्स में जब बच्चे छोटे होते हैं तब ये कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में ये विचार आया कि स्कूल में जब ये मनाया जाता है पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, ये फादर्स डे, मदर्स डे, तब तो वो बच्चा बिल्कुल मदर और फादर का भक्त होता है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो कॉलेज में मनाने की है, जब बच्चा मदर और फादर से, अपने घर से, अपने गांव से दूर रह करके किसी बड़े शहर में आया है, या अब वो धीरे धीरे जितना समय अपने माता पिता के संग बिता रहा है उससे ज़्यादा समय वो अपने जीवन में अपने नए मित्रों के संग बिता रहा है, उसके ज़्यादा समय वो अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पर और अन्य कई सारी चीज़ें हैं जिस पे उसका समय जा रहा है। माता पिता से इंटरेक्शन धीरे धीरे थोड़ा कई मामलों में घट जाता है। तो कोई एक, अभी क्या है कि मदर और फादर का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, पिता का, माता का कोई एक दिन नहीं हो सकता है। जीवन का हर दिन जो है वो उसमें माता पिता की अहमियत, उनका महत्व, वो हर दिन महत्व बना रहेगा। लेकिन फिर हम लोग किसी एक दिन को क्यों मनाएं? कम से कम एक दिन ऐसा हो जिस दिन आप अपने माता पिता को वो बात कहें जो बात आपने कई ज़माने से, कई सालों में नहीं कही है। अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं पिता बना, तो मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, लेकिन अभी से मुझे लग रहा है कि इसको कैसे अच्छे संस्कार दूं, कैसे अच्छी शिक्षा दूं, कैसे इसे एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाऊं। तो मैंने पिछले लगभग 1-1.5 सालों में इस चीज़ के ऊपर में थोड़ा गौर करना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को किसी चीज़ के लिए बार बार मना किया जा रहा है। ये अभिभावक इस बात से सहमत होंगे कि बच्चा जब भी कुछ गलत करता है, मान लीजिए स्कूल के दिनों की बात करें अगर मैं आपसे, बच्चे ने होमवर्क नहीं बनाया, उसने झूठ बोला, वो अधिक समय टीवी देख रहा है, ये सारा ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप ऐसे में बच्चों को क्या करते हैं? अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो होमवर्क नहीं बना रहा है, अगर वो जरूरत से ज्यादा टीवी देख रहा है, ऐसे में अभिभावक क्या करें? सबसे पहले हाँ क्या करते हैं?
सबसे पहले समझाते हैं, ठीक है ना, अरे बेटा ऐसा नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, ये होमवर्क तो सबसे जरूरी होता है ना, पहला काम घर आते ही होमवर्क करना है। समझाया, समझाने के बाद बच्चा समझ जाता है? नहीं समझता है। अभी 15-20 मिनट हो गया समझाने के बाद, दिखाई पड़ा कि समझ में उसको, बच्चे को बात नहीं आई। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? अब डांटेंगे, अब डांटते हैं। एक बार अच्छे से जितना डांट सकते हैं उतना डांटा। ये आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा होमवर्क टाइम से होना चाहिए, समझा पप्पू? पप्पू बुन्ना जो भी है, ठीक है ना। डांट खा लेने के बाद तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं होती है। डांट खाने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बात को मानता, फिर वही गलती, फिर वही बदमाशी, ठीक है ना। अभी क्या होता है, अब गार्जियन जो है वो देखते हैं कि अब इस पे समझा दिया, अब इसको डांट भी दिया, अब क्या उपाय बचा? अब पिटाई। तो अब पिटाई हो जाने के बाद तो काम बन जाना चाहिए, फिर तो समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जानी चाहिए। नहीं, यही तरीका है। सबसे पहले समझाना, ठीक है ना, रोकना, उसके बाद टोकना, और जब रोकना और टोकना फेल हो जाए उसके बाद ठोकना। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये रोकना, टोकना और उसके बाद फिर ठोकना, ये सब करके भी क्या हमारा पर्पस सॉल्व होता है? क्या ठोकने के बाद कभी कोई बच्चा बोलता है कि मेरी आंखें खुल गई पापा, अब आइंदा कभी मैं टीवी नहीं देखूंगा, आपने तो मुझे एकदम सब ज्ञान दे दिया? ऐसा कभी कुछ होता है? नो। नहीं, मेरा प्रश्न, मेरा संवाद अभी अभिभावकों के साथ है, ठीक है ना। जरूर वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और या ये मैंने जो ऑब्जर्व किया घर के छोटे बच्चों के संग जो बड़े हो रहे थे, कि ये बच्चे ने गलती बार बार समझाई जा रही है फिर कर रहा है, इसको डांट लगाई जाए फिर किया, और जब इसको ठोक दिया गया, रो धो दिया, उसके बाद कुछ देर के बाद फिर कर रहा है। तो ये मतलब ये 12, 13, 14 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है और उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन परंपरा यही चली आ रही है। इनफैक्ट ये परंपरा हम अपने बच्चों के संग केवल नहीं कर रहे हैं, जो अभिभावक यहाँ आए हैं वो इस बात को मानेंगे कि उनके माता पिता ने भी उनके संग यही परंपरा निभाई थी, है कि नहीं? और वो इस बात को भी मानेंगे कि ये सारी परंपरा को निभाने के बाद भी उनके माता पिता जो जितना हमें बना पाए, हम भी वो गलतियां करते ही रहे अपने जीवन में। तो इसका समाधान, इस चीज का जो आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुने, हम चाहते हैं हमारे छात्र हमारी बात सुने, तो ये आखिर इसका सही समाधान कहाँ से हो सकता है? मैं चाहूँगा कि हम इस पे भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि ज़्यादातर बातें जो आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे या ज़्यादातर संदेश जो हम आज इस कार्यक्रम में देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए हैं। लेकिन चूंकि एक मौका है कि आज हमारे बीच अभिभावक आए हैं, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की वो मैं चाहूँगा कि मैं आपके संग शेयर करूँ। ये एक जनरेशन गैप का मसला दिखाई पड़ रहा है, और जनरेशन गैप का जो ये मामला है, ये अगर आप देखेंगे ये हर 50 साल में एक गैप इस तरह का रहता है। और अभी जिस तरह के जनरेशन गैप को हम देख रहे हैं, इसके पीछे अगर हम सोशल रीजंस को देखें कि इसके सामाजिक कारण क्या हैं, तो कुछ इसमें वजहें साफ दिखाई पड़ती हैं। जैसे आज का जो छात्र है, आज का जो नौजवान है, ये आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको आज कोई समस्या है, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में एक काम वाली बाई आती है, एक कोई नौकरानी है या कोई आपकी हेल्प असिस्टेंट है, अगर वो काम वाली आपको आपके जॉब के लिए बताए कि ये जॉब चेंज कर लीजिए, वो जॉब करिए, उससे आप एडवाइस लेंगे? क्यों नहीं लेंगे एडवाइस? अगर आपके घर में
आपको पेंट करवाना है, तो जो पेंटर आएगा वो भी उसी सोसाइटी का, उसी समाज का होगा और उसी आय वर्ग का होगा। अगर वो बोलेगा कि दीवार में ऐसा पेंट नहीं, ऐसा पेंट चलेगा, तो उसका एडवाइस लेंगे कि नहीं लेंगे? उसका एडवाइस लेंगे। क्यों? उसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। प्लम्बर आएगा, प्लम्बर बताएगा कि नल में ऐसे से करना चाहिए, उसका एडवाइस लेंगे कि नहीं लेंगे? उसके लिए लेंगे। उसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। ठीक है ना? टी, टैलेंट। आज की जो ये पीढ़ी है, मैं ये देखता हूं और मैं ये मानता हूं कि जहां तक सवाल टैलेंट का है, ये पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से कम टैलेंटेड है कि ज्यादा टैलेंटेड है? आप ज्यादा टैलेंटेड है, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। आज के बच्चे ज्यादा टैलेंटेड हैं और ये अच्छी बात है। आपके मोबाइल में कौन सा रिंगटोन बंद हो गया, बदल गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपका छोटा बच्चा भी, जो सबसे छोटा बेटा जो है, वो बोलता है लाइए मम्मी तुरंत ठीक कर देते हैं, देखिए वो सब उसको समझ में आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने जो बदलाव लाए हैं, उस बदलाव में ये पीढ़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और जो पुरानी पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी के संग अपना उस तारतम्य को बना पाने में सफल नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज देखिए, पहले का एक सिस्टम था, एक कल्चर था। अगर कोई हजाम था तो उसका बेटा हजाम, अगर कोई राजा तो राजा का बेटा राजा, उस राजा का बेटा राजा। जो वैद्य है तो वैद्य का बेटा भी वैद्य बनेगा, उसका बेटा भी वैद्य बनेगा। जो कपड़े धो रहे हैं उसका बेटा कपड़ा धोएगा, दर्जी है उसका बेटा दर्जी बनेगा। अब ये क्या होता था कि घर में जो लड़का है या जो लड़की है, लड़की को देखती थी कि जो मेरी माँ जैसे खाना बना रही है, घर चला रही है, हमको भी वैसे ही घर चलाना है, खाना बनाना है, घर को सारा जिम्मेवारियों को संभालना है। तो लड़के के लिए और लड़की के लिए, लड़के के लिए उसके पिताजी टारगेट होते थे। टारगेट होते थे का मतलब कि जैसे मेरे पिताजी ये कारोबार करते हैं, ये व्यापार करते हैं, ये रोजगार करते हैं, ऐसा सब कुछ मुझे इनसे सीखना है, तभी तो मैं कर पाऊंगा, तभी तो मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। लेकिन अब कंसेप्ट बदल गया। अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने जरूरी, वो बोलता है हम फैशन डिजाइनर बन जाएंगे, और दर्जी का बेटा बोलता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे। हजाम का बेटा बोलता है हम इंजीनियर बन जाएंगे, इंजीनियर का बोलता है कि हम हेयर सैलून खोलेंगे। ऐसा हो रहा है। तो अब बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं माता पिता को ये नहीं मान रहे हैं कि वो हमारे टारगेट हैं, जबकि माता पिता हमेशा बच्चों को ये बताते हैं कि हमारे समय में हम कितना कुछ करते थे, आज जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ उसके पीछे मैंने कितना कुछ मेहनत की है, उसके पीछे मैंने कितना सारा हम लोगों ने कष्ट उठाया है। तुम क्या समझोगे इस सब बातों को? ये सब चीज़ कभी सुना है कि नहीं सुना है आपने? नहीं, ये हमेशा सुनना पड़ता होगा, ठीक है ना। लेकिन आज आपको वो कष्ट उठाना नहीं पड़ रहा है, आज आपको वो मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। इसके पीछे जो उनका योगदान है, इसको तो आपको हमेशा याद रखना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं बात पेरेंट्स के साथ कर रहा था, उनको भी समझना होगा कि ये हमारी जो नई पीढ़ी है, ये जो हमारे नए बच्चे हैं, ये क्या चाहते हैं, किस तरीके से हम इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और इनको इनके जीवन में हम आगे बढ़ने में मददगार हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर जो छात्र है उसके दिमाग में कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके जीवन में कई दोस्त उसको मिलेंगे, कई मित्र मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बेहतर मित्र हो सकता है उसके जीवन में, जो सबसे भरोसेमंद मित्र हो सकता है, वो उसके पिता, वो उसकी माता हो सकती है। और हम अपने जीवन में यदि अपने माता को और अपने पिता को अगर मित्रवत बना सके, और पिता और माता वो भी यदि अगर अपने बेटे को, अपने बेटी को अपना मित्र बना सके, तो फिर जीवन में जो एक आनंद है, परिवार में जो एक आनंद है, वो कई गुना बढ़ जाता है।
मेरे पिता अभी यहाँ बैठे हैं। मेरा, जैसा कि आपका संबंध है अपने अभिभावक के साथ, बिल्कुल कुछ वैसा ही संबंध है मेरा अपने पिता के साथ। उनके बगल में बैठना इस कार्यक्रम में एक मजबूरी है, मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा संस्कार, एक ऐसी परंपरा रही है कि पिता के ठीक बगल में नहीं बैठते। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज का जो पिता अब होगा, जो नए जनरेशन हमारे सामने बैठी है 10 साल के बाद, पता नहीं कितने, जब ये लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, अपना परिवार शुरू करेंगे, ये पिता बनेंगे, तो शायद जो नया पिता होगा वो अपने पुत्र को हमेशा अपने बगल में बैठाएगा, वो अपने पुत्र को अपना मित्र मानेगा, और ऐसा कुछ छोटा छोटा बदलाव आज के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी शुरू करना होगा। मुझे याद आता है किसी बात को लेकर के पापा से मेरी बातचीत कुछ कम हो गई थी। मुझे इनकी कोई बात ऐसी लगी कि जो मैं चाहता हूं पापा मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से मेरा कैसे इच्छा कैसे पूरी होगी। और शायद पापा को ऐसा लगता होगा कि जो मैं चाह रहा हूं वो मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ अक्सर इस उम्र में, जब आप अपने करियर की शुरुआत, मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ ये बिल्कुल उसी समय का है जिस समय मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा था। मेरा कुछ और मन था और कुछ बिजनेस को लेकर के, पापा का अपना एक बड़ा कारोबार था, उसमें मेरे कुछ अपने विचार थे, इनके अपने तरीके थे। तो हो सकता है कि हमारा इस मामले में मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगी और इन्हें मेरा विचार पसंद नहीं आया। हम लोगों की बातचीत कुछ दिनों के लिए कम हो गई। और लेकिन ऐसा हो जाने पर घर का माहौल बिल्कुल असहज हो गया। सामने अगर पापा बैठे हों तो वहाँ बैठना असहज हो गया, साथ टीवी देखना हो तो साथ टीवी देखना भी असहज हो गया, और बातचीत करना तो और असहज हो गया। ये बिल्कुल तनाव का एक परिस्थिति हो जाती है। मुझे याद आया कि जब पापा की किसी बात को लेकर के मेरे दादाजी से असहमति हुई थी तो पापा ने उन्हें पत्र लिखा था। मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक छोटा सा पत्र लिखता हूँ और अपनी बात को उन तक पहुँचाता हूँ कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ, मेरी बात को वो ज़्यादा समझें। मैंने एक छोटा सा पत्र उन्हें लिखा। पत्र मैंने उनको हाथ में नहीं दिया, जाकर उनके कमरे में रख दिया कि जब पापा आएंगे तो देख लेंगे। हाथ में देने का हिम्मत मुझे नहीं था। पापा ने पत्र जरूर पढ़ा होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे एक पत्र मिला मेरे कमरे में। मैंने पापा को छोटा सा पत्र लिखा था, एक पर्ची नुमा पत्र, आधा पन्ना से भी कम। पापा ने 6 पन्ने का पत्र लिखा मुझे, और उस 6 पन्ने के पत्र को पहला पन्ना पढ़ते पढ़ते मेरे आंखों में आंसू आ गए, और छठे पन्ने पढ़ते पढ़ते मैं झरझर रो रहा था। और उसके बाद मेरे मन में बस यही बात थी कि किस तरह से इनके पास जाऊं, कैसे इनका सामना करूं और कैसे इनसे माफ़ी मांगूं। और मैं जैसे इनके पास गया, इनसे माफ़ी मांगने के लिए झुका, इन्होंने मुझे गले लगा लिया। तो ये पिता और पुत्र का संबंध, इसे शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। और आप आज अपने जीवन में जो कुछ भी बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, यदि ये पूर्ण होता है तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा, जो सबसे बड़ी इसके पीछे जो आशा है, जो उम्मीद है, वो आपके पिता के दिल में है। वो आपको शब्दों से बोले ना बोले, लेकिन उनके दिल में रोज यही तमन्ना है, रोज यही कामना है कि कब मेरा बेटा मेरे सपनों को पूरा करेगा।
आप में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ जीवित है और किनकी माँ नहीं रही, मगर ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जिनकी माँ जीवित है, जिनके पिता जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वे सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। जब हम बहुत छोटे थे, माँ की गोद में थे, माँ हमें दूध पिलाती थी और छोटा बच्चा माँ को अपने लात से बार बार प्रहार करता है। माँ उसे दूध पिला रही है, बच्चा बार बार उसे लात से मार रहा है। लात खा करके भी पोषण देने की, भोजन देने की क्षमता भगवान ने अगर किसी को दी है तो वो माँ को दी है। आप मन में क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आप खाना खाने बैठे हैं, खाने में अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा, इधर उधर देख रहे हैं, माँ समझ जाती है कि आपको नमक चाहिए, वो तुरंत से नमक देती है। जब आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तब आपकी बात को समझने वाली माँ, उस माँ के महत्व को, अगर उस माँ को खो देता है कोई, तो उसे जीवन भर वो माँ याद आती है, और माँ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भगवान ने बनाया नहीं। जब आप परीक्षा देने जाते हैं, वो माँ हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आ खड़ी हो जाती थी। उसे कोई खो देता है तो वो बहुत याद आती है। बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों में बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों के बीच में अभी एक अखबार में एक पन्ना कुछ दिनों के लिए डेडिकेट किया बुजुर्गों की कथा के ऊपर, जिसमें मैं एक कथा पढ़ रहा था, एक सच्ची घटना पढ़ रहा था कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले माले में रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले में रहता था। विधवा माँ 15 दिन बड़े बेटे के घर खाना खाती थी और 15 दिन छोटे बेटे के घर खाना खाती थी। लेकिन दुर्भाग्य साल में हर उस महीने में आता था जिस महीने 31 दिन होते थे, उस महीने एक दिन विधवा माँ उपवास करती थी। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ को जब जवान बेटे को एक दिन भारी लगे, तब किसी कवि ने एक कविता लिखी है, उसकी पंक्तियां आपको मैं सुनाना चाहता हूं। कवि ओम व्यास उज्जैन के कवि हैं, अब ये हमारे बीच नहीं रहे, 2 साल पहले इनका इंतकाल हुआ। इनकी कविता मुझे बड़ी प्रिय है और मैं चाहूँगा कि आज यहाँ जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों की तरफ से इस कविता को मैं आज यहाँ सुना रहा हूँ। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पालना है। माँ मरुथल में नदी सा मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है।
माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की हर चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा है, माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ और यहाँ आई हुई सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। और कहा गया है कि पिता के बिना माँ का अस्तित्व नहीं होता। किसी ने कहा है, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं। फल जब पक जाता है तो उसे पेड़ से तोड़ लिया जाता है। पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं और अपाहिज बाप हो जाएं तो बेटे छोड़ जाते हैं। ये बाप की वेदना है। वो पिता, वो बाप जो उंगली पकड़कर अपने बेटे को चलना सिखाता है, जो लगातार जब बच्चा 9 महीने का होता है तब से लेकर के 1.5-2 साल तक ये प्रयास करता है कि कैसे मेरा बेटा सीधा सीधा चले, अच्छे से चले। और जब वो चलता है तो पिता को लगता है कि मैंने अपने बेटे को आज क्या सिखाया। तो जब वो उंगली पकड़ के झुक करके अपने बेटे को चलना सिखाता है, जिस दिन पिता की कमर झुक जाती है, वो बेटा कैसे उस पिता को छोड़ जाता है। पिता की ये आज की जो वेदना है, इसे समझने की ज़रूरत है। पिता जब पुत्र को बाजार में लेकर जाता है और जेब में 50 रुपए होते हैं और बच्चा 200 रुपए के सामान को खरीदने की जिद करता है, उस वक्त एक पिता की विवशता और बच्चे की जिद, इस एहसास के बीच में खड़े होकर के आप पिता के ऊपर लिखी इस कविता को सुनिएगा। क्या होता है पिता? पिता जीवन है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि में निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा, कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता से छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चे को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों को ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता परमात्मा के प्रति जगत की आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त निगलते हुए संस्कारों की मूर्ति है।
पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है। पिता सुरक्षा है अगर सर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ बाप से ही विश्व में किसी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है। माँ बाप के बिना विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा व्यर्थ है। यदि बेटे होते हुए भी माँ बाप असमर्थ है। वो खुशनसीब हैं, वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हाथ हजारों हाथ होते हैं। हमारे बीच आज के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री SM राजू जी आ चुके हैं और हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ आप श्री SM राजू जी का स्वागत करेंगे। और एक बड़ा काम श्री राजू जी कर रहे हैं। बिहार में SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव हैं। इसके पहले कई सारे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों की जिम्मेवारी को उन्होंने संभाला है। और आज बिहार में जो एक प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और अगर आप चाहते हैं कि मुख्य धारा से हर वो व्यक्ति जुड़े जिसके पास आज संसाधनों का नितांत अभाव है, तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। दलित वर्ग के वैसे बच्चों को जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को सरकार की तरफ से पूर्ण स्कॉलरशिप की सुविधा दी जा रही है। उनकी पूरी फीस माफ़ की जा रही है। उनका पूरा खर्च का वहन सरकार कर रही है। और इस कार्य का देखभाल, इस कार्य की पूरी कार्रवाई की देखभाल और इस पूरे योजना को चलाने की जिम्मेदारी श्री SM राजू जी अपने उठाए हुए हैं। और ये एक इतना महती कार्य है, इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी इनकी तारीफ की जाए और जितना ज़ोरदार हम लोग इनको तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज अभिवादन करें, उतना कम है। और वर्ष दर वर्ष इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभुकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और हम आज यहाँ छात्रों के बीच सर से यही गुजारिश करेंगे कि इस योजना में लाभ लेने वाले छात्रों की संख्या को और बढ़ाया जाए, ताकि बिहार का हर छात्र जिसके पास संसाधन की कमी है, जिसके परिवार की वार्षिक आय कम है, वो भी उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, कौशल उसका विकास हो और वो एक अच्छे बेहतर जीवन के लिए अपनी परिकल्पना करे और उसके लिए आगे बढ़े। तो और आज हम चाहेंगे कि कुछ छात्रों के बीच हम छात्रवृत्ति का वितरण सर के कर कमलों से करवाएं। तो इस कार्यक्रम को भी हम करेंगे। और हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने स्वीकार किया और अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रमों के बीच से आज इस कार्यक्रम में हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर, थैंक यू। Thank you very much, sir.